हेलो स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 13 एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का नया टॉपिक है। कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, कुल पूर्ति से क्या मतलब है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो एग्रीगेट सप्लाई को हम कुल पूर्ति या समग्र पूर्ति भी बोलते हैं हिंदी में। तो हम जान लेते हैं कि अब एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है। Aggregate supply refers to money value of all the final goods and services available for purchasing by the economy in a given period of time. इसका मतलब है समग्र पूर्ति से आशय एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा से है। किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादकों को एक निश्चित धनराशि व्यय करनी पड़ती है जो कि उसकी लागत होती है। तो एग्रीगेट सप्लाई या कुल पूर्ति का मतलब है उन मनी वैल्यू से जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की है, जो हमें अवेलेबल होती है परचेस के लिए एक इकोनॉमी के अंदर और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। तो जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है परचेस के लिए हमारी अर्थव्यवस्था में एक गिवन पीरियड के अंदर, उसकी मार्केट वैल्यू या मनी वैल्यू जो भी आएगी उसे हम एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे। एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच ऑल द एंटरप्रेन्योर इन द इकोनॉमी टेकन टुगेदर एक्सपेक्टेड टू रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय देम। एग्रीगेट सप्लाई एक टोटल अमाउंट है उन पैसों का जो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है इकोनॉमी के अंदर, वो एक्सपेक्ट करता है कि उसे वो रिसीव होगा पैसा अगर वो अपना आउटपुट जो उसने प्रोड्यूस किया है वो सेल करे मार्केट में। तो एक तरीके से जो भी टोटल अमाउंट एक एंटरप्रेन्योर को रिसीव होता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि वो मुझे पैसा मिलेगा जब मैं अपना सामान जो है या आउटपुट जो है जो भी मैंने प्रोड्यूस किया है वो सेल करूँगा। तो इसका मतलब हमें, अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या जो सामान बनाता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो वो हमेशा सोचता है कि इतना पैसा मुझे मिलेगा जो भी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, अगर वो मार्केट में बिक जाए तो मुझे इतना पैसा मिलेगा। तो एग्रीगेट सप्लाई भी उसी का ही मतलब है। उसका ये मतलब है कि जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक एंटरप्रेन्योर जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे वो पैसा मिलेगा अगर उसका जो आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रहा है वो मार्केट में सेल हो जाए। तो thus the aggregate supply become equal to the total income accruing to the nation। तो इसीलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा कुल पूर्ति है वो हमारी राष्ट्रीय आय के बराबर हो सकती है, क्योंकि जो भी प्रोड्यूसर या उत्पादक कुछ प्रोड्यूस करेगा तो उसे वो मार्केट में बेचेगा और इन रिटर्न उससे वो इनकम मिलेगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इक्वल हो सकता है नेशनल इनकम के। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। In general, the major portion of income is spent on consumption of goods and services and the balance is saved। अगर हम बात करें जनरली तो हम जो कमाते हैं उसका अधिकतर हिस्सा जो है वो हम खर्च कर देते हैं कंजम्पशन करने के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो भी हम कंजम्पशन करते हैं उसे खरीदने के लिए हम अपना मेजर पोर्शन ऑफ इनकम जो है स्पेंड कर देते हैं और कुछ जो बचता है उसे हम सेव करके रख लेते हैं। इसका मतलब कि अगर जो हम कमाते हैं, जो इनकम होती है, जो आय हमारी होती है, उसका अधिकतर हिस्सा जो है हम कुछ खरीदने में, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में व्यर्थ कर देते हैं। मतलब उसको उतना हम पैसा लगा देते हैं और जो भी बचता है हमारे पास उसको हम सेव करके रखते हैं। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एग्रीगेट सप्लाई है उसका कंपोनेंट जो है वो हो सकता है y इक्वल्स टू C प्लस S। y का मतलब है यहाँ पर इनकम, C का मतलब है कंजम्पशन और S का मतलब है सेविंग। मतलब y का मतलब आय या राष्ट्रीय आय, C का मतलब उपभोग और S का मतलब बचत। तो एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट बन जाते हैं y इक्वल्स टू C प्लस S। y और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल ही है क्योंकि नेशनल इनकम जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा या इक्वल होगा। तो दोनों ही अगर हम लिखते हैं तो सेम ही रहेगा। आप y लिखिए या एग्रीगेट सप्लाई लिखिए, वो दोनों सेम रहेगा। तो एग्रीगेट सप्लाई को अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा C प्लस S, मतलब कंजम्पशन प्लस सेविंग।
अगर हम एग्रीगेट सप्लाई को एक शेड्यूल के फॉर्म में समझें या तालिका के रूप में समझें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शेड्यूल या टेबल बना हुआ है जिसके अंदर इनकम, कंजम्पशन, सेविंग और एग्रीगेट सप्लाई निकला हुआ है। इनकम मतलब आय, कंजम्पशन मतलब उपभोग, सेविंग मतलब बचत और एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकाल सकते हैं हम C+S करेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई निकल जाएगा या कुल पूर्ति निकल जाएगी। वाई जो है वो इनकम को डिनोट करता है, कंजम्पशन C और सेविंग को हम S लिखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकम लिखी हुई है जो कि है 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। कंजम्पशन है 40, 120, 200, 280, 360, 440 और 520। सेविंग्स निकली हुई है -40, -20, 0, 20, 40, 60 और 80 और एग्रीगेट सप्लाई लिखा हुआ है जो कि 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। ये जो भी अमाउंट है वो करोड़ में है, मतलब 100 करोड़, 200 करोड़ ऐसा है। तो ये जो भी अमाउंट लिखा हुआ है टेबल में वो करोड़ में है। तो जैसे जैसे हमारी इनकम है उस अकॉर्डिंग हमारा कंजम्पशन होता है और उसी अकॉर्डिंग हम सेविंग करते हैं। तो जब हमारी इनकम 0 थी तो हमारा कंजम्पशन 40 था, सेविंग कुछ भी नहीं थी क्योंकि हमारे पास इतनी इनकम नहीं थी इसलिए हम सेविंग नहीं कर पाते, तो -40 सेविंग। इसलिए हमारा एग्रीगेट सप्लाई भी क्या हुआ 0, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई हम कैसे निकाल सकते हैं कंजम्पशन प्लस सेविंग करके, तो 40 प्लस -40 करोगे तो 0 आएगा। जब हमारी इनकम थोड़ी बढ़ गई तो वो 100 हो गई। 100 इनकम होने के बाद कंजम्पशन कितना हो गया 120 करोड़। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो सेविंग उससे भी बढ़ेगी। पहले -40 था, कुछ भी नहीं था, अब सेविंग्स -20 हो गया, मतलब ये बड़ा है। हम उससे एग्रीगेट सप्लाई निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कंजम्पशन को सेविंग से प्लस करना है। कंजम्पशन क्या है 120, सेविंग क्या है -20, तो 120 प्लस -20 हमारा हो जाएगा 100। जब इनकम और बढ़ गई 200 तो कंजम्पशन भी बढ़ गया 200, लेकिन सेविंग क्या हो गई 0, क्योंकि इनकम जितनी थी उतना हम क्या कर रहे हैं कंजम्पशन कर रहे हैं, सेविंग कर ही नहीं रहे, तो सेविंग 0 है। तो उस टाइम पे हमारा एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा 200। जब इनकम 300 हो गई तो हम कंजम्पशन थोड़ा हमने कम करा और हम थोड़ा सा बचत में लगने लग गए। मतलब जब हमारी 300 करोड़ सेविंग थी तो उस टाइम पे कंजम्पशन 280 करोड़ करा हमने, बाकी का जो 20 करोड़ था उसको सेव करने लग गए। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, उससे एग्रीगेट सप्लाई निकाल सकते हैं। कैसे? 280 प्लस 20 इक्वल्स टू 300। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट सप्लाई निकाल सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर एक ग्राफ शो किया गया है जो कि है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में इनकम है और वाई एक्सिस में C+S जो आपका है एग्रीगेट सप्लाई। आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले जो एग्रीगेट सप्लाई है उसका ग्राफ बना हुआ है और एग्रीगेट सप्लाई सबसे पहले 0 था तो 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 100, फिर 200, 300, 400, 500 और 600। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई जो है वो भी ऊपर आपका जा रहा है 0 से 600 तक। एक्स एक्सिस में इनकम प्लॉट है, वाई एक्सिस में हमने एग्रीगेट सप्लाई को लिखा है। यहाँ पर आपका जो ग्राफ बना हुआ है उसमें AD इक्वल्स टू C+S लिखा है, लेकिन वो AD नहीं है, वो एग्रीगेट सप्लाई है। हर पॉइंट पे आप देख सकते हैं जो एक 0 से लेकर ऊपर एक ग्राफ जा रहा है वो एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ है जो कि है C+S, मतलब कंजम्पशन प्लस सेविंग से जोड़ के हमने जो भी अमाउंट निकला है उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया है। ये देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम में और एग्रीगेट सप्लाई में। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शन, जिसे हम हिंदी में उपभोग फलन बोलते हैं। Consumption function refers to income consumption relationship. It is a functional relationship between two aggregates, that is total consumption and total income, where consumption is dependent and income is interdependent. यहाँ C का मतलब consumption है और Y का मतलब income है। That is C is determined by Y. अगर हम उपभोग फलन की बात करें या कंजम्पशन फंक्शन की बात करें तो कंजम्पशन फंक्शन का मतलब है रिलेशनशिप इनकम और कंजम्पशन के बीच में। जो हमारी जो आय है और हमारी जो उपभोग है उनके बीच में जो संबंध होता है वो कंजम्पशन फंक्शन कहलाता है। इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू एग्रीगेट्स, दैट इज टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। ये एक तरीके से दो एग्रीगेट्स के बीच में संबंध बताता है और वो संबंध किनके एग्रीगेट्स के बीच में होते हैं,
टोटल कंजम्पशन मतलब कुल उपभोग और टोटल इनकम मतलब कुल आय। यहाँ पर जो सी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब जो उपभोग है वो एक निर्भर चर है, और जो वाई है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब जो इनकम है, जो आय है, वो स्वतंत्र चर है। जो कंजम्पशन फंक्शन है या उपभोग फलन है वो आय एवं उपभोग की मात्राओं में संबंध को व्यक्त करता है, इसलिए इसको हम एक फॉर्मूले के रूप में भी पढ़ सकते हैं, जो कि है C इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। यहाँ पर C का मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब कुल उपभोग। F का मतलब है फंक्शन, जिसे हम फलन बोलते हैं हिंदी में, और Y का मतलब है इनकम या आय। These functions indicate the amount of income spent on the consumption by the people on various goods and services in order to satisfy their wants. ये फंक्शन, ये फलन ये बताता है कि कंजम्पशन करने के लिए लोगों द्वारा कितनी इनकम या कितना आय खर्च किया जा रहा है उन सर्विसेज और गुड्स को खरीदने में, ताकि वो इनको खरीदने के बाद अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो वांट्स हैं, उनको सेटिस्फाई कर सके। तो एक ये ऐसा फंक्शन है, ऐसा फलन है जो ये बताता है कि लोगों द्वारा कितना अमाउंट ऑफ इनकम, कितना आय उनकी खर्च की जाती है सर्विसेज और गुड्स को खरीदने में, ताकि ये लोग उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद के अपनी जो वांट्स हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, उनको सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट है जो कि है कंजम्पशन शेड्यूल या उपभोग तालिका। कंजम्पशन फंक्शन को अगर हम एक शेड्यूल के रूप में प्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर हम बहुत सारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अमाउंट्स को लिखते हैं जो कि खर्च किए जाते हैं अलग अलग लेवल ऑफ इनकम में, तो वो कंजम्पशन शेड्यूल कहलाता है। एक कंजम्पशन फंक्शन एक शेड्यूल है जो ये बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खर्च किया जा रहा है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे। आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर एक शेड्यूल बना हुआ है जहाँ पर इनकम मतलब आय और कंजम्पशन मतलब उपभोग लिखा हुआ है। इनकम को हम वाई लिखते हैं और कंजम्पशन को हम सी लिखते हैं। जब इनकम ज़ीरो थी तब भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ था, क्योंकि इंसान जो है बिना कंजम्पशन किए रह नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अरेंज करके अपने लिए गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। तो जब इनकम ज़ीरो थी तो कंजम्पशन 40, जब इनकम 100 तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी 120, जब हमारी इनकम थोड़ी और बढ़ जाएगी 200 तो कंजम्पशन भी और बढ़ जाएगी 200, जब इनकम 200 से 300 हो गई तो उस टाइम पे कंजम्पशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे हम थोड़ा सा क्या करने लगेंगे, हमको जितना कंजम्पशन करना है हम उतना कर लेंगे, बाकी का जो अमाउंट बचेगा वो सेव करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर 280 हम कंजम्पशन कर लेंगे और बाकी का जो अमाउंट है 20 रुपये या 20 जो भी अमाउंट रिमेनिंग है उसको हम बचत में रखेंगे या सेविंग्स में रखेंगे। उसके बाद 400, जब हमारी इनकम 400 करोड़ हो गई पूरी यूनिवर्स की, मतलब पूरी कंट्री की इकोनॉमी की, तो उस टाइम पे हमारा पूरा कंजम्पशन था एक इकोनॉमी का वो 360, और 500 जब करोड़ थी तो उस टाइम पे 440 कंजम्पशन था। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप साइड में ही देख सकते हैं, यहाँ पर एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है जहाँ पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हमने इनकम को प्लॉट किया है और वाई एक्सिस में हमने कंजम्पशन को प्लॉट किया है। जब इनकम से स्टार्ट करते हैं तो इनकम ज़ीरो से थी, तो इसलिए जो वाई वाला आपका ग्राफ दिख रहा है वो ज़ीरो से चालू हो रहा है, और ज़ीरो से चालू होते ही 100, 200, 300, 400 और 500, तो आप देख सकते हैं कि एक सीधे ज़ीरो से लाइन जारी है जो कि ऊपर की तरफ जारी है, और इनकम जो है आप देख सकते हैं शेड्यूल में वो ज़ीरो से लेकर 100, 200, 300, 400 और 500 है। तो इसलिए जो लाइन है वो ज़ीरो से लेकर ऊपर तक जारी है, और उसे हमने वाई से डिनोट किया है क्योंकि इनकम को हम वाई लिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि सी वाला ग्राफ है वो कंजम्पशन का है, जो कि 40 से चालू हो रहा है और ख़त्म हो रहा है 440 पे। तो 40 से 120, 200, 280, 360 और 440 पे जा रहा है। एक पॉइंट आप देख रहे हैं जहाँ पर हमारा इनकम जो है और कंजम्पशन जो है वो इक्वल है, जो कि है 200 और 200। आप ये देख सकते हैं ग्राफ में कि वाई वाला ग्राफ जो है
जो इनकम वाला है और जो कंजम्पशन वाला ग्राफ है उसमें एक इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और वो पॉइंट पे हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पर ई डिनोट किया गया है, तो वो पॉइंट को बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि इस टाइम पे हमारी जो आय है और उपभोग जो है वो बराबर है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम शेड्यूल एंड ग्राफ। जो ग्राफ और शेड्यूल बना हुआ है उससे महत्वपूर्ण तत्व जो स्पष्ट होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ कंजम्पशन, मतलब उपभोग की प्रकृति। कंजम्पशन एग्जिस्ट even when there is no income. Hence, as a result, consumption curves start from y-axis, implying as the autonomous consumption at zero income. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी आय ज़ीरो है या इनकम ज़ीरो है तब भी कंजम्पशन जो है वो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि एक इंसान जो है उसको कंजम्पशन करना बहुत ज़रूरी है किसी भी वस्तुएं का। अगर उसके पास पैसे नहीं है, इनकम नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके अपने लिए कंजम्पशन के लिए व्यवस्था कर लेता है। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, उपभोग वक्र की ढाल। C curve has a positive slope showing positive relationship between C and Y. जो कंजम्पशन कर्व है वो एक धनात्मक कर्व है जिसके अंदर ये बता रहा है कि जो इनकम है और कंजम्पशन जो है उनमें एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मतलब आय और हमारा उपभोग जो है उनके इसमें एक पॉजिटिव संबंध है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है। एट इक्विलिब्रियम E is equal to C equals to Y where S equals to 0. जब C और Y मतलब कंजम्पशन और इनकम बराबर हो जाती है तो उस टाइम पे हमारी सेविंग जो है वो ज़ीरो होती है। जब C हमारी Y से बड़ा होता है, मतलब कंजम्पशन जो है वो इनकम से ज़्यादा है, तो उस टाइम पे सेविंग्स जो है, बचत जो है वो नेगेटिव होगी। लेकिन जब हमारा कंजम्पशन कम है और हमारी इनकम ज़्यादा है तो उस टाइम पे सेविंग्स पॉजिटिव होगी। मतलब अगर हमारी इनकम 200 है और हमारा कंजम्पशन मतलब उपभोग भी 200 है तो उस टाइम पे हम कुछ सेव नहीं कर सकते, कुछ बचत नहीं कर सकते, इसलिए सेविंग ज़ीरो रहती है। हमारी इनकम 100 है लेकिन हमारा कंजम्पशन जो है वो 150 है, मतलब उपभोग ज़्यादा है आय से, तो उस टाइम पे जो हमारी बचत होती है वो नेगेटिव होती है। लेकिन अगर हमारी इनकम ज़्यादा है और उपभोग कम है, इनकम हमारी 200 है और हमारा कंजम्पशन जो है वो सिर्फ 100 है, तो उस टाइम पे 100 रुपये जो है वो सेविंग हो जाएगी और सेविंग जो है या बचत जो है वो पॉजिटिव रहेगी। नेक्स्ट है जो कि है नेचर ऑफ सेविंग, बचत की प्रवृत्ति। Where C is equal to Y, that is at the equilibrium point, saving is zero. जैसे कि हमने अभी देखा कि जब हमारी कंजम्पशन और इनकम जो है वो इक्वल हो जाती है तो उस टाइम पे हम एक इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव करते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो हमारी बचत होती है वो शून्य होती है, वो ज़ीरो होती है। जब हमारा C जो है वो ज़्यादा होगा Y से, मतलब कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा होगा इनकम से, तो उस टाइम पे सेविंग नेगेटिव होगी और पास्ट सेविंग्स हम यूज़ कर सकते हैं अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन अगर हमारा जो कंजम्पशन है वो कम होगा इनकम से, तो उस टाइम पे हमारी सेविंग जो होगी वो पॉजिटिव होगी। इससे हमें ये पता लग सकता है कि जो कंज्यूमर है वो अपनी पूरी की पूरी आय या पूरी की पूरी इनकम जो है वो कंजम्पशन करने के लिए नहीं रख रहा है, बल्कि वो आगे के समय के लिए अपनी आय में से कुछ ना कुछ हिस्सा बचा के रख रहा है ताकि वो आगे जाके उसको यूज़ कर सके फ्यूचर में। तो कंजम्पशन फंक्शन में हम ये देख सकते हैं कि जो कंजम्पशन है और जो आय है उसमें एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ती है, आय बढ़ती है, वैसे ही कंजम्पशन भी बढ़ता है। जो अगर हमारी इनकम ज़ीरो है तो उस टाइम पे भी हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा। हमारा अगर इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है तो हमारी सेविंग पॉजिटिव होगी। इनकम कम है, कंजम्पशन ज़्यादा है तो सेविंग नेगेटिव होगी, और इनकम और कंजम्पशन अगर बराबर है तो सेविंग ज़ीरो होगी। अगर हमारी सेविंग्स जो है नेगेटिव है तो इसका मतलब हम कुछ ना कुछ पहले की जो बचत करके रखी हुई है उसको यूज़ करके हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर इनकम जो है ज़्यादा है और
कंजम्पशन कम है और सेविंग हमारी हो रही है, पॉजिटिव है सेविंग, तो उस टाइम पे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमने कुछ ना कुछ अपनी इनकम से, कुछ ना कुछ हमारी आय से बचा के रखा हुआ है, ताकि हम उस बचत को आगे जाके फ्यूचर में यूज़ कर सकें और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें।